Niccolo Machiavelli, an extremely important but controversial figure in Western political thought. निकोलो मैकियावेली के इस वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। ये डिटेल्स, ये इन्फॉर्मेशन हमारे उन कोर्सेज से जुड़ी हैं जिन कोर्सेज को अभी इस वक्त हमारे द्वारा ऑफर किया जा रहा है। वी आर कमिटेड टू प्रोवाइड यू अ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर पॉलिटिकल साइंस, और अपने इसी कमिटमेंट को परस्यू करते हुए हमने हमारे प्लेटफॉर्म पर पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड 7 न्यू कोर्सेज को लॉन्च किया है। यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए हम आपको पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल और जनरल स्टडीज पेपर 2 का एक इंटीग्रेटेड कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। आने वाले सभी यूजीसी नेट के एग्जाम्स के लिए हमारे द्वारा आपको यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 प्लस यूजीसी नेट पेपर 1, इन दोनों ही पेपर्स का पेपर 1 प्लस पेपर 2 का एक इंटीग्रेटेड कोर्स आपको यूजीसी नेट एग्जाम्स के लिए प्रोवाइड किया जा रहा है। हमारे इन दो कोर कोर्सेज के अलावा स्टेट लेवल पर कंडक्ट किए जाने वाले पॉलिटिकल साइंस असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स और इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटीज़ में पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन के लिए होने वाले CUET PG इन पॉलिटिकल साइंस के एग्जाम के लिए भी हमारे द्वारा आपको डिटेल्ड एग्जॉस्टिव एग्जाम रेडी कोर्सेज प्रोवाइड किया जा रहा है। तो इन सभी एग्जाम्स में से किसी भी एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं और उस एग्जाम में आप 100% एक्सेल करना चाहते हैं, then this course is going to be of immense help and immense value to you. कोर्स से रिलेटेड फर्दर डिटेल्स के लिए या कोर्स में एनरोलमेंट के लिए आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमें इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नाउ हियर इज अ सैम्पल वीडियो फॉर यू फ्रॉम आवर कोर्स। मैकियावेली के हमारे कोर्स वीडियो में हमने मैकियावेली से रिलेटेड इन सभी 25 टॉपिक्स को कवर किया है। इफ यू वांट अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर मैकियावेली, if you want all the important exam related materials, ideas, concepts of Machiavelli in one place, then this is that place for you. ये 25 टॉपिक्स निकोलो मैकियावेली की पॉलिटिकल फिलॉसफी का एक 360 डिग्री कवरेज है, एक एनसाइक्लोपीडिक कवरेज है। वीडियो लेक्चर्स में मैंने इन सभी 25 टॉपिक्स को एक्सप्लेन किया है, लेकिन इन टॉपिक्स के लिए जो PDF नोट्स हमने तैयार किया है, जो PDF नोट्स हमने कंपाइल किया है, उन PDF नोट्स के कुछ सैंपल्स आपको हमारे चैनल पर भी दिखेंगे। ये PDF नोट्स बहुत एग्जॉस्टिव हैं। इफ यू हैव द PDF नोट्स ऑफ मैकियावेली फ्रॉम दिस कोर्स, देन यू लिटरली डू नॉट नीड एनीथिंग ऑन मैकियावेली फॉर दीज एग्जाम्स, फॉर क्लियरिंग एंड एक्सेलिंग इन दीज एग्जाम्स। इन 25 टॉपिक्स में से एक टॉपिक को, विच इज द बायोग्राफी, द लाइफ स्केच ऑफ मैकियावेली, इस टॉपिक को हम आज इस वीडियो में पूरी तरह से डिस्कस करेंगे। दिस इज गोइंग टू बी अ लॉन्ग वीडियो, but a very important video to you. Please watch the video till the end to know the biography, the life history of Machiavelli. फ्लोरेंस, मैकियावेली की कहानी की शुरुआत फ्लोरेंस से होती है। आज फ्लोरेंस इटली में स्थित एक शहर, एक टाउन है, लेकिन उस वक्त जब मैकियावेली का जन्म हुआ, दैट मीन्स 1469, उस वक्त फ्लोरेंस एक स्मॉल ऑटोनमस इंडिपेंडेंट एंड सॉवरेन सिटी स्टेट के रूप में एग्जिस्ट करती थी। In fact, the entire Italian peninsula at that time, it was divided into many small independent city states. और इन्हीं सिटी स्टेट्स में से, इन्हीं स्मॉल इंडिपेंडेंट सिटी स्टेट्स में से एक सिटी स्टेट थी फ्लोरेंस, जहां मैकियावेली का जन्म हुआ। 1434 से पहले फ्लोरेंस यूज्ड टू हैव रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इट यूज्ड टू बी अ रिपब्लिक। लेकिन 1434 के बाद फ्लोरेंस के ऊपर एक वेल्दी फैमिली का शासन शुरू हुआ। इस फैमिली, इस क्लैन को हम जानते हैं मेडिची फैमिली या मेडिची डायनेस्टी के नाम से। इसी मेडिची फैमिली के एक डिसेंडेंट थे लोरेंजो डी कॉसिमो डी मेडिची, जिन्हें लोरेंजो द मैग्निफिसेंट भी कहा जाता है। जिस वर्ष मैकियावेली का जन्म हुआ 1469 में, इसी वर्ष लोरेंजो डी कॉसिमो डी मेडिची फ्लोरेंस के थ्रोन को ऑक्यूपाई करते हैं। फ्लोरेंस से जुड़ी एक और इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखना है। जब मैकियावेली का जन्म हुआ और जब मैकियावेली फ्लोरेंस में ग्रो कर रहे थे, इस टाइम पीरियड को रेनेसांस भी कहते हैं। एंड फ्लोरेंस, इट वाज द सेंटर ऑफ इटालियन रेनेसांस। रेनेसांस एक कल्चरल मूवमेंट का नाम है। द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड रेनेसांस, इट इज रीबर्थ। बट रीबर्थ ऑफ व्हाट? रीबर्थ ऑफ एंशिएंट मोड ऑफ थिंकिंग, एंशिएंट मोड ऑफ फिलॉसफी। सरल भाषा में, एंशिएंट पीरियड के दौरान ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन इमोशन, ह्यूमन फीलिंग, ह्यूमन क्रिएटिविटी, ह्यूमन रैशनैलिटी, ह्यूमन पोटेंशियल, इन सभी चीज़ों को प्राथमिकता दी जाती थी। और जिस कल्चर या जिस मोड ऑफ फिलॉसफी में ह्यूमन बीइंग को सेंटर में रखा जाता हो,
ह्यूमन बीइंग को प्राथमिकता दी जाती हो, उस मोड ऑफ फिलॉसफी को हम ह्यूमैनिज्म कहते हैं। सो एंशिएंट पीरियड इट वाज द एज ऑफ ह्यूमैनिज्म। लेकिन एंशिएंट पीरियड के बाद आया मिडिल एजेस, जिसे डार्क एजेस भी कहा जाता है। मिडिल एजेस में ह्यूमन बीइंग को सेंटर से हटाकर ह्यूमन बीइंग की जगह गॉड, फेथ, रिलीजन, मोरालिटी इन्हें रख दिया गया। मिडिल एजेस में ये जो बदलाव आया, ये जो चेंजेस आए, ह्यूमन बीइंग वाज रिप्लेस्ड विथ फेथ, विथ रिलीजन, विथ गॉड, विथ मोरालिटी, इसी बदलाव का रिजेक्शन था रेनेसांस। रेनेसांस मिडिल एजेस के सभी डॉक्ट्रिन्स को रिजेक्ट करते हुए एंशिएंट पीरियड के ह्यूमैनिज्म को फिर से रिवाइव करने के लिए लॉन्च किया गया एक कल्चरल मूवमेंट था। द गोल of this cultural movement called Renaissance, the goal was to bring back human being at the center by replacing God, religion, and faith and morality and everything else. मैकियावेली के पिता बर्नार्डो पेशे से एक लॉयर थे, लेकिन उनका इंटेलेक्चुअल और फिलोसॉफिकल झुकाव ह्यूमैनिज्म के प्रति था। सो मैकियावेलीज फादर बर्नार्डो, ही वाज अ लॉयर बट ही वाज आल्सो अ ह्यूमैनिस्ट, और इसलिए मैकियावेली के पिता ने मैकियावेली को भी ह्यूमैनिस्ट एजुकेशन प्रोवाइड किया। मैकियावेली की ट्रेनिंग लैटिन में हुई, रेटोरिक, एंशिएंट टेक्स्ट, एंशिएंट हिस्ट्री, एंशिएंट मॉरल फिलॉसफी में हुई। मैकियावेली ने अपने एजुकेशन को यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरेंस से कंप्लीट किया। यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरेंस के लास्ट ईयर में मैकियावेली मार्सिलो आड्रियानी के स्टूडेंट थे। ये नाम आपको याद रखना है, मार्सिलो आड्रियानी। मार्सिलो आड्रियानी ये बाद में चलकर फ्लोरेंस के रिपब्लिक के फर्स्ट चांसलर बनेंगे और इनके द्वारा मैकियावेली को फिर अपॉइंट किया जाएगा सेकंड चांसलर के रूप में। सो मार्सिलो एड्रियानी, ही वाज टीचर ऑफ मैकियावेली इन द यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरेंस एंड ही वुड वन डे रिक्रूट मैकियावेली in the Florentine government. So Machiavelli was born during Renaissance. He received humanist Renaissance education. He lived in Florence, and Florence, it was the center of Renaissance. ये बात आपको याद रखना है, Florence, it was the center of Renaissance. लेकिन यहाँ पर सवाल उठता है कि फ्लोरेंस ही क्यों? रेनेसांस की शुरुआत फ्लोरेंस से ही क्यों हुई? रेनेसांस के कुछ फेमस फिगर्स हैं, फेमस नेम्स हैं, जैसे लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो। ये सभी लोग फ्लोरेंस में ही एक्टिव थे। दे वर वर्किंग इन फ्लोरेंस ओनली एंड प्रोड्यूसिंग देयर आर्टिस्टिक वर्क्स। सो व्हाई फ्लोरेंस? देखिए, क्रिएटिविटी के फ्लरिश होने के लिए ऑटोनॉमी और इंडिपेंडेंस चाहिए, पर्टिकुलरली पॉलिटिकल ऑटोनॉमी एंड इंडिपेंडेंस। और ये दोनों ही चीजें, पॉलिटिकल ऑटोनॉमी, इंडिपेंडेंस, ये दोनों ही चीजें फ्लोरेंस के पास थी। मेडिची फैमिली के रूल के तहत होते हुए भी, इनफैक्ट मेनी मेडिची रूलर्स दे देमसेल्व्स वेर ह्यूमैनिस्ट एंड पेट्रन ऑफ ह्यूमैनिस्ट आर्ट एंड फिलॉसफी। तो मेडिची फैमिली के रूल के तहत होते हुए भी फ्लोरेंस ने अपने पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस को मेंटेन करके रखा था। लेकिन फ्लोरेंस की ये जो इंडिपेंडेंस है, ये जो ऑटोनोमस स्टेटस है, यही फ्लोरेंस के डिक्लाइन का कारण भी बनेगी। कुछ एक्सटर्नल पावर्स थीं जिन्हें फ्लोरेंस जैसी बाकी इटालियन सिटी स्टेट्स की ऑटोनोमस और इंडिपेंडेंट स्टेटस पसंद नहीं थी। फ्रांस हैड एन आई ऑन द इंडिपेंडेंस एंड ऑटोनॉमी ऑफ दीज इटालियन सिटी स्टेट्स, पर्टिकुलरली फ्लोरेंस। 1494 में फ्रांस के रूलर किंग चार्ल्स VIII इटालियन पेनिनसुला में एंटर करते हैं और कई सिटी स्टेट्स, इटालियन पेनिनसुला के कई सिटी स्टेट्स के भीतर वहां के सरकारों को वो बदल देते हैं। फ्लोरेंस को भी चार्ल्स VIII के फोर्सेस के सामने सरेंडर करना पड़ता है। तो फ्रांस के मोनार्क चार्ल्स VIII के एंट्री के बाद 1494 में फ्लोरेंस में मेडिची फैमिली के रूल को समाप्त कर दिया गया और कुछ समय के लिए एक नए व्यक्ति को फ्लोरेंस का रूलर बनाया गया। द नेम ऑफ दिस पर्सन वॉज गिरोलामो सावोनारोला। दिस पर्सन ही रूल्स फ्लोरेंस टिल 1498। 1498 में एक बार फिर फ्लोरेंस में सरकार बदलती है और इस बार एक रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को फ्लोरेंस में एस्टैब्लिश किया जाता है। फ्लोरेंस इट बिकम्स अ रिपब्लिक, फाइनली इट बिकम्स अ रिपब्लिक इन 1498। इस नए रिपब्लिक के फर्स्ट चांसलर बनते हैं मार्सिलो आड्रियानी। आपको अगर याद हो तो ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने मैकियावेली को उनके यूनिवर्सिटी में पढ़ाया था। अब क्योंकि मार्सिलो आड्रियानी अपने स्टूडेंट मैकियावेली से पहले से परिचित थे, इसलिए जब उनकी सरकार बनी तब उन्होंने अपने गवर्नमेंट में मैकियावेली को सेकंड चांसलर के रूप में अपॉइंट किया। And Machiavelli was also appointed as the secretary of the Council of Ten of War. Machiavelli को Council of Ten of War का सेक्रेटरी भी बनाया गया। इस वक्त Machiavelli महज 29 ईयर्स के थे और कई स्कॉलर्स का मानना है कि Machiavelli got this job in the Florentine government only because he knew Marsilio Adriani from his university days. Council of Ten of War, जिसे हेड करने की जिम्मेदारी Machiavelli को दी गई। ये काउंसिल ऑफ 10 ऑफ वॉर, ये फ्लोरेंस की फॉरेन मिनिस्ट्री की तरह थी। इस काउंसिल का काम था फ्लोरेंस की डिप्लोमेसी और फॉरेन पॉलिसी को हैंडल करना।
और इस काउंसिल को अब लीड कर रहे थे मैकियावेली। तो फ्लोरेंस की डिप्लोमेसी, फ्लोरेंस की फॉरेन पॉलिसी, ये अब मैकियावेली की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। एज अ रिजल्ट फ्लोरेंस के द्वारा मैकियावेली को कई इंपॉर्टेंट डिप्लोमेटिक मिशंस में भेजा जाता है। एक एम्बेसडर, एक डिप्लोमेट के रूप में मैकियावेली कई इटालियन सिटी स्टेट्स में सर्व करते हैं। वे फ्लोरेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए फ्रेंच एम्परर के कोर्ट में और जर्मन एम्परर के कोर्ट में भी मौजूद रहते हैं। अपने इन डिप्लोमेटिक मिशंस से मैकियावेली को बहुत कुछ सीखने को मिला और अपने इन्हीं लर्निंग्स का एक निचोड़, एक समरी मैकियावेली बाद में अपने पॉलिटिकल फिलॉसफी के रूप में हमारे सामने रखेंगे। अपने डिप्लोमेटिक मिशंस के दौरान मैकियावेली को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात समझ में आई। मैकियावेली ये समझ चुके थे कि फ्लोरेंस के बाहर दूसरे सिटी स्टेट्स, दूसरे किंगडम्स, दूसरे एम्पायर्स में फ्लोरेंस के बाहर फ्लोरेंस को सीरियसली नहीं लिया जाता है। फ्लोरेंस इज नॉट टेकन सीरियसली बाय अदर किंगडम्स, बाय अदर सिटी स्टेट्स, बाय अदर एम्पायर्स लाइक फ्रांस एंड स्पेन। मतलब फ्लोरेंस की जो इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर है, इसे बाकी इटालियन सिटी स्टेट्स, बाकी एम्पायर्स रिकॉग्नाइज नहीं करती या सीरियसली नहीं लेती। फ्लोरेंस वाज सीन इन लो स्टीम इन द आउटसाइड वर्ल्ड। इसका एक एग्जाम्पल भी है। फ्रेंच एम्परर के कोर्ट में कभी कभी मैकियावेली को मिस्टर नाहिलो कहकर बुलाया जाता था। मिस्टर नाहिलो का मतलब है मिस्टर जीरो। मिस्टर नाहिलो, द वर्ड नाहिलो इट ट्रांसलेट्स इनटू जीरो। मिस्टर जीरो कहकर मैकियावेली को बुलाया जाता था और यह निकनेम मैकियावेली को इसलिए दिया गया था क्योंकि मैकियावेली जिस सिटी स्टेट को फ्रेंच एम्परर के कोर्ट में रिप्रेजेंट कर रहे थे, दैट मींस फ्लोरेंस को, उस सिटी स्टेट की स्ट्रेटेजिक वैल्यू इंटरनेशनल स्फीयर में, उस वक्त के इंटरनेशनल स्फीयर में उस सिटी स्टेट की स्ट्रेटेजिक वैल्यू ये जीरो के बराबर थी। फ्लोरेंस की स्ट्रेटेजिक वैल्यू ये जीरो के बराबर थी। दिस इज द रीजन व्हाई मैकियावेली वाज समटाइम रेफर्ड टू एज मिस्टर नाहिलो इन द कोर्ट ऑफ द फ्रेंच एम्परर। मैकियावेली ही फेल्ट वेरी बैड अबाउट दिस। उन्हें समझ में आ गया कि फ्लोरेंस के पास जो चीज नहीं है वो है ग्लोरी। फ्लोरेंस के पास इकोनॉमिक पावर है, दुनिया रिकॉग्नाइज नहीं करती, मिलिट्री स्ट्रेंथ है, दुनिया रिकॉग्नाइज नहीं करती, लेकिन जो चीज फ्लोरेंस को अभी चाहिए, जो चीज फ्लोरेंस के पास नहीं है, एक्चुअल में जो चीज फ्लोरेंस के पास नहीं है वो है ग्लोरी। Florence, it lacks glory, and Florence, it needs a ruler, a king who can restore this glory, who can bring back glory to Florence. तो कई लोग हैं जो ये कहते हैं कि मैकियावेली he was mad about power. No, he was not mad about power. He wanted power for glory, for the glory of the state. He was mad about glory. If there is one thing which Machiavelli pursued in his political philosophy, then that one thing would be glory. तो मैकियावेली ने कहा कि फ्लोरेंस को एक ऐसी रूलर, एक ऐसे लीडर की जरूरत है जो रूलर फ्लोरेंस को ग्लोरी दिला सके। और एक ऐसे ही रूलर, एक ऐसे ही लीडर की झलक मैकियावेली को दिखती है इटली के रोमांगा रीजन के किंग चेज़ारे बोर्जुआ में। चेज़ारे बोर्जुआ रोमांगा के ड्यूक थे, मतलब रोमांगा के रूलर थे। ईयर 1502 में 4 महीनों के लिए मैकियावेली चेज़ारे बोर्जुआ के कोर्ट में एक एम्बेसडर के रूप में मौजूद थे। इस दौरान मैकियावेली चेज़ारे बोर्जुआ के स्टेट क्राफ्ट को, उनके पॉलिटिक्स को क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं, उनके नीतियों को क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं और उन्हें लगता है, मैकियावेली को लगता है कि चेज़ारे बोर्जुआ के भीतर जो टेक्निक है, जो करेज है, जो चाहत है, अपने पावर को प्रिजर्व करने के लिए कुछ भी कर जाने की जो चाहत है, यही एक आइडियल रूलर के भीतर होनी चाहिए। दिस इज व्हाट वी नीड टू हैव इन एन आइडियल किंग एंड एन आइडियल प्रिंस। चेज़ारे बोर्जुआ से लिया गया ये इंस्पिरेशन, इसी इंस्पिरेशन के आधार पर मैकियावेली बाद में अपनी बुक प्रिंस की रचना करेंगे, प्रिंस को लिखेंगे। चेज़ारे बोर्जुआ, आपको समझना है कि चेज़ारे बोर्जुआ ये रूलर बस मैकियावेली के बुक द प्रिंस के इंस्पिरेशन ही नहीं थे, बल्कि चेज़ारे बोर्जुआ से मैकियावेली के लाइफ के आगे की स्टोरी भी जुड़ी हुई है। यहाँ से उनके लाइफ के आगे की स्टोरी भी अफेक्टेड होगी। देखिए 1503 में उनके पिता पोप अलेक्जेंडर IV के मृत्यु के बाद चेज़ारे बोर्जुआ को रोमांगा के सत्ता से हटा दिया गया और बाद में उन्हें एग्जीक्यूट भी कर दिया गया। चेज़ारे बोर्जुआ के बाद जूलियस II रोमांगा के नए रूलर बनते हैं। जूलियस II इटली के सभी सिटी स्टेट्स को मिलाकर एक कोलिशन, एक अलायंस बनाना चाहते थे। किसके अगेंस्ट? फ्रांस के अगेंस्ट। फ्रांस के बढ़ते पावर के अगेंस्ट जूलियस II इटली के सभी सिटी स्टेट्स को मिलाकर एक कोलिशन, एक अलायंस बिल्ड करना चाहते थे। और जूलियस II इस अलायंस को बनाते भी हैं। इस अलायंस का नाम वो रखते हैं होली लीग। दिस अलायंस वाज बिल्ट बाय जूलियस II बाय कंबाइनिंग द पावर्स ऑफ द सिटी स्टेट्स ऑफ इटली। जूलियस II चाहते थे कि इस अलायंस में, इस होली लीग में फ्लोरेंस भी पार्टिसिपेट करे, फ्लोरेंस भी इस अलायंस का हिस्सा बने। मैकियावेली फ्लोरेंस को जूलियस II के इस अलायंस से जोड़ने के फेवर में थे। मैकियावेली भी चाहते थे कि फ्लोरेंस इस कोलिशन, जूलियस II के इस होली लीग का हिस्सा बने। मैकियावेली ने फ्लोरेंस के बाकी लीडर्स को कन्विंस करने की कोशिश की, लेकिन फ्लोरेंस के जो बाकी लीडर्स थे, बाकी जो पॉलिटिशियंस थे,
वे इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते, वे इस लीग को ज्वाइन नहीं करना चाहते। वे चाहते हैं कि फ्लोरेंस को वो न्यूट्रल रखे, इंडिपेंडेंट रखे। वे चाहते थे कि फ्लोरेंस अपने आप को इस अलायंस से बाहर रखे, फ्लोरेंस अपने आप को न्यूट्रल और इंडिपेंडेंट रखे। तो फ्लोरेंस ने मैकियावेली के एडवाइस को दरकिनार करते हुए जूलियस II के इस अलायंस में पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया। इस बात से जूलियस II नाराज हो गए और वो फ्लोरेंस को पनिश करना चाहते थे। तो जूलियस II ने क्या किया, उन्होंने अपने अलायंस के होली लीग के सभी फोर्सेस को उन्होंने फ्लोरेंस की तरफ मोड़ दिया। नाउ फ्लोरेंस हैड टू फेस द कलेक्टिव पावर ऑफ अदर सिटी स्टेट्स लेड बाय जूलियस II। फ्लोरेंस में अभी तक रिपब्लिकन गवर्नमेंट थी, फ्लोरेंस में रिपब्लिक मौजूद थी, जिस रिपब्लिक में मैकियावेली भी एक इंपॉर्टेंट पोस्ट को होल्ड कर रहे थे। ये रिपब्लिकन गवर्नमेंट 1512 में गिर जाती है। जूलियस II के इंटरवेंशन की वजह से, जूलियस II के फोर्सेस के फ्लोरेंस में इंटरवेंशन की वजह से फ्लोरेंस की रिपब्लिकन गवर्नमेंट 1512 में गिर जाती है और फ्लोरेंस में फिर से जूलियस II के द्वारा मेडिची फैमिली को रीइंस्टॉल कर दिया जाता है। तो 1512 में फ्लोरेंस की रिपब्लिकन गवर्नमेंट ये ध्वस्त हो गई और इसके जगह पे फिर से मेडिची रूल की वापसी फ्लोरेंस में हुई। सत्ता बदलने के बाद सब कुछ बदल गया। मैकियावेली के लिए भी सब कुछ बदल गया। मैकियावेली ही लॉस्ट हिज जॉब। इनफैक्ट फरवरी 1513 में मेडिची गवर्नमेंट के द्वारा मैकियावेली को इस सस्पिशन के आधार पर अरेस्ट कर लिया गया कि मैकियावेली मेडिची गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो रहे कॉन्स्पिरेसी का पार्ट है। लेकिन बाद में ये एलिगेशंस मैकियावेली के ऊपर लगे, ये एलिगेशंस निराधार साबित हुए और एक एमनेस्टी के अंतर्गत 22 डेज के बाद ही मैकियावेली को रिलीज कर दिया गया, उन्हें छोड़ दिया गया। लेकिन यहाँ पर मैकियावेली के लिए मेडिची गवर्नमेंट के द्वारा एक शर्त भी रखा गया कि मैकियावेली अब एक्टिव पॉलिटिक्स में, एक्टिव पब्लिक लाइफ में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। उन्हें एक्टिव पॉलिटिक्स, एक्टिव पब्लिक लाइफ से पूरी तरह से रिटायर होना होगा। सो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस कंडीशन, एट द एज ऑफ 43, मैकियावेली टेक्स प्रीमैच्योर रिटायरमेंट। ही गोज टू हिज एंसेस्ट्रल विलेज विद हिज फैमिली एंड सेटल्स देयर। मैकियावेली अब रिटायर हो चुके थे, उनके पास लीजर समय था। मैकियावेली इस लीजर को, इस खाली समय को वो यूज करते हैं। अभी तक उन्होंने जो कुछ भी सीखा, जो कुछ भी समझा, जो भी एक्सपीरियंसेस उनके भीतर थे, इन सभी चीजों को समराइज करके अपने फिलॉसफी को बुक का फॉर्म देने के लिए वो इस लीजर टाइम को यूज करते हैं। और एज अ रिजल्ट इस पीरियड में मैकियावेली के द्वारा 2 इंपॉर्टेंट बुक्स लिखी जाती हैं, द प्रिंस एंड द डिस्कोर्सेस। द प्रिंस, इस बुक को मैकियावेली ने 1513 के अराउंड लिखा। इस बुक को मैकियावेली उस वक्त के फ्लोरेंस के रूलर जियोवानी डी मेडिची को डेडिकेट करते हैं। द प्रिंस ये एक हैंडबुक की तरह थी, एक मैनुअल, एक गाइड बुक की तरह थी, जहां मैकियावेली ने बताया था कि कैसे एक रूलर उनके एडवाइस को फॉलो करके एक ग्रेट, एक ग्लोरियस रूलर, एक ग्लोरियस किंग बन सकते हैं। मैकियावेली को लगा कि अगर जियोवानी डी मेडिची उनके बुक से प्रभावित हो गए तो शायद उन्हें मेडिची गवर्नमेंट के तहत कोई इंपॉर्टेंट पोस्ट दे दिया जाए। मैकियावेली वॉज होपफुल ऑफ गेटिंग बैक टू सम एडमिनिस्ट्रेटिव और डिप्लोमैटिक रोल विद इन द फ्लोरेंटीन गवर्नमेंट, बट ही हैड टू वेट till 1519. 1519 is the year when he was finally given some work, not major work, some work within the Medici government. और ये some work क्या है, ये कुछ काम जो मैकियावेली को दिए गए 1519 के बाद, ये काम क्या है? सबसे पहले मेडिची गवर्नमेंट के द्वारा मैकियावेली को फ्लोरेंस की हिस्ट्री को लिखने के लिए कमीशन किया गया। ही वॉज कमीशन्ड टू राइट अ हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस बाय द मेडिची गवर्नमेंट। इसके बाद मैकियावेली को कुछ लो स्केल डिप्लोमैटिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क भी दिए गए। 1519 के बाद दूसरा इंपॉर्टेंट मेजर इवेंट मैकियावेली के लाइफ में हुआ, दैट वाज इन 1527। 1527 में फ्लोरेंस में एक और बड़ी घटना घटी। 1527 मेडिची रूल वाज ओवरथ्रोन एंड रिपब्लिकन गवर्नमेंट वाज रीस्टोर्ड इन फ्लोरेंस। इस सडन टर्न ऑफ इवेंट से, मेडिची रूल को ओवरथ्रो किया जाना और रिपब्लिकन गवर्नमेंट को रीस्टोर किया जाना, इस सडन टर्न ऑफ इवेंट से मैकियावेली बहुत खुश थे। क्यों? क्योंकि सभी को पता था दैट मैकियावेली ही फेवर्ड रिपब्लिकन गवर्नमेंट, ही फेवर्ड अ रिपब्लिक। मैकियावेली को लग रहा था कि उन्हें इस न्यू रिपब्लिकन गवर्नमेंट में बड़ी जिम्मेदारियां मिलेंगी, जैसे कि उन्हें पहले दी जाती थी, न्यू डिप्लोमैटिक रोल्स उन्हें दिए जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 1512 से लेकर 1527 तक मैकियावेली किसी ना किसी तरह से मेडिची फैमिली के साथ अपने गुड रिलेशंस को एस्टैब्लिश करने की कोशिश में जुड़े हुए थे। और इसी वजह से फ्लोरेंस के लोगों के भीतर, खासकर फ्लोरेंस के जो टॉप लीडर्स हैं, उनके भीतर मैकियावेली को लेकर एक सस्पिशन डेवलप हो गया कि मैकियावेली मेडिची फैमिली के प्रति ज़्यादा लॉयल है। एज अ रिजल्ट न्यू रिपब्लिकन गवर्नमेंट में मैकियावेली के लिए कोई जगह नहीं थी। इस बात को रियलाइज करने के बाद मैकियावेली पूरी तरह से टूट गए। ही इज टोटली डिसहार्टेंड एंड ही फॉल्स इल, and in 1527 itself, in the month of June, he would die. He dies in the month of June 1527.
एंड विद दिस द स्टोरी ऑफ मैकियावेली ऑल्सो कम्स टू एन एंड। लेकिन 1527 में सिर्फ मैकियावेली के जीवन का अंत हुआ, उनके फिलॉसफी का नहीं। उनके फिलॉसफी का प्रभाव उनके मृत्यु के बाद भी रहेगा और बढ़ता ही जाएगा। उनसे नफरत करने वाले लोग भी होंगे और उन्हें चाहने वाले लोग भी आएंगे। उनसे नफरत करने वालों की बात करें तो मैकियावेली और मैकियावेली के वर्क, उनके फिलॉसफी से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कैथोलिक चर्च को ही था। पोप पॉल IV ने 1557 में प्रोहिबिटेड बुक्स का, कैथोलिक्स के लिए प्रोहिबिटेड बुक्स का एक इंडेक्स प्रिपेयर किया। 1559 में मैकियावेली के कई वर्क्स को इंक्लूडिंग द प्रिंस इस प्रोहिबिटेड बुक्स के लिस्ट में ऐड किया गया, इस इंडेक्स ऑफ प्रोहिबिटेड बुक्स में ऐड किया गया। और मैकियावेली की किताबें, पर्टिकुलरली द प्रिंस, ये किताबें इस इंडेक्स में 1890 तक मौजूद रहेंगी। इट वॉज ओनली इन 1890 when Machiavelli was removed from this prohibited index. So Machiavelli, he was controversial. He is controversial and he is both liked and disliked. लेकिन controversial होने के बावजूद भी, disliked होने के बावजूद भी, Machiavelli की philosophy and ideas ने एक generation of philosophers, एक generation of political thinkers को influence किया है, including thinkers like Francis Bacon, Thomas Hobbes, Benedict Spinoza, Rousseau, Hegel, Marx, Nietzsche, Pareto, Mosca, Mitchell. All these thinkers, they have acknowledged of being influenced by the ideas and philosophy of Machiavelli. So this was the biography of Machiavelli, the man and his life. I hope it is clear to you. Thank you so much for listening.